चैप्टर 1 जीएसटी इन इंडिया पार्ट 4। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहला हमारा है नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जीएसटी इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की ज़रूरत थी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरत क्यों पड़ा, वही हमारा टॉपिक है। चलो डिस्कस करते हैं। द 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 was introduced to facilitate the implementation of the GST in India। यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 है, इसने इंडिया में जीएसटी को इंट्रोड्यूस किया। और कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इसका ज़रूरत क्यों पड़ा, इसके क्या रीज़न थे। तो बहुत सारे रीजन्स थे जिसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जो था। एक रीज़न तो था कि इंडिया में जीएसटी लाने थे, नया टैक्स स्ट्रक्चर लाना था। तो पहला रीज़न है नीड फॉर यूनिफॉर्म टैक्स स्ट्रक्चर। यानी कि इंडिया में जीएसटी आने से पहले जो इंडिया का जो टैक्स स्ट्रक्चर था वो कम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, क्योंकि बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। जैसे एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, आपका सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, वैट हो गया, एंट्री टैक्स हो गया, ये सारे टैक्स स्टेट गवर्नमेंट लगाते थे। तो बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस था, जिसके कारण क्या होता था, कैस्केडिंग इफेक्ट्स होता था, मतलब टैक्स पे टैक्स लगते थे, टैक्स इवेजन होता था। तो यह कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरत इसलिए पड़ा ताकि इंडिया में इतने सारे जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस थे सबको एक सिंगल इनडायरेक्ट टैक्स में सबज्यूम कर दिया जाए। यानी कि पूरे कंट्री में एक ही इनडायरेक्ट टैक्स हो, जिसे हम क्या कहते हैं, जीएसटी। तो जीएसटी लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का ज़रूरत है ताकि एक ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर हो जो पूरे कंट्री में एक समान रूप से लागू हो। जैसे जीएसटी है पूरे कंट्री में सेम रूप से लागू होगा। जैसे मान लो लैपटॉप है, लैपटॉप पे 18% से जीएसटी लग रहा है, तो हर स्टेट में चले जाओ, लैपटॉप कर दो, उस पर जीएसटी का रेट कितना होगा, 18%। मान लो रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड करता है, रेस्टोरेंट पे मान लो आपका 5% जीएसटी लगता है, तो कोई भी स्टेट में चले जाओ, रेस्टोरेंट पे 5% से ही जीएसटी लगेगा। तो टैक्स स्ट्रक्चर हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो यूनिफॉर्म, पहले टैक्स स्ट्रक्चर क्या था, जीएसटी आने से पहले कम्प्लेक्स टैक्स स्ट्रक्चर था, लेकिन टैक्स स्ट्रक्चर यूनिफॉर्म होना जरूरी था, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जरूरत पड़ी। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, 101। नेक्स्ट है सेकेंड रीजन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सिंग पावर्स। पहले क्या होता था कि कुछ टैक्सेज सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। और कौन से टैक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, इनडायरेक्ट टैक्स। तो कुछ टैक्सेज जो होता था वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, कुछ टैक्सेज जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी। लेकिन अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ और कलेक्ट कर रहा है, स्टेट गवर्नमेंट कुछ और कलेक्ट कर रहा है। तो बहुत सारे अलग अलग चीज़ें थी। लेकिन अब क्या हो गया, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइडेड द पावर ऑफ टैक्सेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। यानी कि कंट्री में क्या है, जो टैक्स लगाने का, टैक्स के संबंध में लॉ बनाने का जो अधिकार है वो दोनों गवर्नमेंट के पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी और स्टेट गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कलेक्ट करता है, क्या लगाता है, एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, कस्टम ड्यूटी। और स्टेट गवर्नमेंट जो है वो स्टेट टैक्स लगाता है, जैसे वैट हो गया, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, एंटरटेनमेंट टैक्स। लेकिन जीएसटी जो है उसको दोनों समान रूप से लगाते हैं, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी और स्टेट गवर्नमेंट। अलग अलग अधिकार नहीं है, जैसे कि वैट है तो केवल स्टेट गवर्नमेंट लगा सकता है, एक्साइज ड्यूटी है तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकता है, ऐसा नहीं है। जीएसटी आपका एक ऐसा टैक्स है जिसको दोनों गवर्नमेंट लगा सकते हैं, दोनों को पावर दिया गया है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, कि वो जीएसटी लगा सकता है। तो सिंस जीएसटी रिक्वायर्ड बोथ एन स्टेट्स टू लेवी अ कॉमन टैक्स, तो इसलिए मतलब टैक्सिंग पावर क्या हो गया, बट गया। पहले जो टैक्स पे सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर था, अब ऐसा नहीं है। जीएसटी पे सेंट्रल गवर्नमेंट का भी पावर है और स्टेट गवर्नमेंट का भी पावर है, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी जीएसटी लगा सकता है, स्टेट गवर्नमेंट भी जीएसटी लगा सकता है। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत था। बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का एक नया टैक्स स्ट्रक्चर इंडिया में आ ही नहीं सकता था। कौन सा नया टैक्स स्ट्रक्चर की बात हो रही है, जीएसटी। नेक्स्ट है आपका थर्ड, इसका जरूरत क्या था, एलिमिनेशन ऑफ एंट्री बैरियर्स इन ट्रेड। पहले क्या होते थे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब सप्लाई होता था तो एंट्री टैक्सेस देने पड़ते थे,
चेक पोस्ट, बहुत सारे समस्याएं थी जिसके कारण सप्लाई में डिले होता था। लेकिन अब सीधा सीधी क्या हो गया है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट जब भी सप्लाई होगा आईजीएसटी लगेगा। और आईजीएसटी कौन लगा सकता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। अब बाद में आईजीएसटी जो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है उसमें से स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी का रेवेन्यू शेयर हो जाता है। तो सीधा सीधी आईजीएसटी कौन लगाएगा? स्टेट गवर्नमेंट। पहले ऐसा नहीं था, अलग अलग स्टेट में जाओ अलग अलग एंट्री टैक्स देना पड़ता था, अब ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। तो जो ट्रेड में जो एंट्री बैरियर्स था ये बहुत ही प्रॉब्लम था, मतलब बहुत ही समस्या होती थी कि जब ट्रांजैक्शन, जब सप्लाई एक स्टेट से दूसरे स्टेट हो रहा है, फालतू का डिले होता था, टैक्सेस भी बढ़ जाते थे, कैस्केडिंग इफेक्ट हो जाता था, कॉस्ट भी प्रोडक्ट का बढ़ जाता था। तो इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत पड़ा। इन सब चीज़ों को हटाया गया, एक ऐसा कॉमन टैक्स लाया गया जिसको कहते हैं आईजीएसटी। अब जब भी इंटर स्टेट सप्लाई होगा आईजीएसटी लगेगा और उसको कलेक्ट करेगा कौन? तो एक ही के पास पावर है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रीजन। एक है जीएसटी काउंसिल। जीएसटी काउंसिल की भी जरूरत है। जीएसटी काउंसिल का काम क्या होता है? तो जीएसटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना, बहुत सारे काम है, पढ़ेंगे, अगला स्लाइड में मिलेगा। तो जीएसटी काउंसिल क्या करता है? ये बेसिकली एक एग्जांपल ले लो, जैसे कि अलग अलग गुड्स पे जो जीएसटी का जो टैक्स रेट होता है उसको डिटरमाइन करता है, उसको डिफाइन करता है कि कौन से प्रोडक्ट पे कितना रेट से जीएसटी लगेगा। यानी कि जीएसटी काउंसिल रिकमेंड्स टैक्स रेट्स, कौन सा गुड्स पे कितना रेट से टैक्स लग रहा है, कौन सा गुड जीएसटी से एग्जेम्प्ट होगा, जीएसटी के संबंध में नियम, ये सारे काम जीएसटी काउंसिल का होता है। और ये क्या करता है? तो ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये इंश्योर करता है कि जो डिसीजन पावर है वो सेंट्रल और स्टेट दोनों गवर्नमेंट के पास हो। और साथ में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है जीएसटी काउंसिल को इंट्रोड्यूस किया, मतलब कि एक काउंसिल बनाया गया जो क्या करती थी, जीएसटी के संबंध में सारे रूल्स, रेगुलेशन, टैक्स रेट, एग्जेम्पशन सारे पे नज़र रखती है, सारे से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करती है। तो ये आपका नीड फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और है एक और रीजन है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जरूरत क्यों पड़ा? तो कंपनसेशन टू स्टेट। इसका मतलब समझना, जैसे मान लो कोई स्टेट किसी गुड्स पे वैट लगाता था, अब क्या हुआ, जिस गुड्स पे वैट लगता था उस गुड्स पे अब क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। तो जीएसटी लगेगा, तो पहले गुड्स पे वैट लगता था तो केवल स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती थी, अब जीएसटी लगेगा तो इसका शेयरिंग हो गया, स्टेट गवर्नमेंट भी और सेंट्रल गवर्नमेंट भी। तो मान लो कि अगर वैट के जगह पे जीएसटी लग रहा है तो स्टेट गवर्नमेंट जो है इसको रेवेन्यू लॉस हुआ। तो एक प्रोविज़न बनाया गया है कि अगर टैक्स रेट में या टैक्स स्ट्रक्चर में चेंज होने पर जिस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट किया जाए। तो ये भी है आपका कंपनसेशन टू स्टेट्स। जैसे देखो, स्टेट्स वेयर कंसर्न्ड अबाउट रेवेन्यू लॉस ड्यू टू द शिफ्ट फ्रॉम ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। जैसे वैट के जगह, एक्साइज के जगह क्या आ गया? जीएसटी लगाया गया। तो अगर उस स्टेट का रेवेन्यू लॉस हुआ है तो उसको कंपनसेट करना जरूरी है। कितने सालों के लिए? ये आपका हुआ था 5 ईयर्स के लिए। जब जीएसटी लगाया गया था आपका जुलाई 2017 से जून आपका 2022 तक 5 सालों के लिए कंपनसेशन का प्रोविज़न था। ठीक है, मतलब कि सिंपल सा लॉजिक है, वैट लगा, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता था, अब वैट को हटा दिया गया। अब उस गुड्स पे क्या लग रहा है? जीएसटी लग रहा है। अब उस गुड्स पे जीएसटी लग रहा है जिसके कारण स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू लॉस हुआ, तो उसे रेवेन्यू लॉस को कंपनसेट करना मैंडेटरी था और ये 5 सालों के लिए किया गया था। तो ये था कंपनसेशन टू स्टेट। नेक्स्ट है कुछ की कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेज इन द 101st अमेंडमेंट। क्या क्या चेंजेज हुआ? तो आर्टिकल 246A ऐड किया गया। इसमें आर्टिकल 246 क्या कहता है कि दोनों गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो जीएसटी लॉ बना सके। कुछ और चेंजेज है, जैसे आर्टिकल 269A ऐड किया गया। इसमें क्या है? तो ये आर्टिकल बताता है कि जो आईजीएसटी लगता है इंटर स्टेट सप्लाई पे, ये इसको कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। कौन कलेक्ट करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट। और बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ जीएसटी रेवेन्यू शेयर हो जाता है। आर्टिकल 279A को भी ऐड किया गया। इसमें जीएसटी काउंसिल बनाया गया। जीएसटी काउंसिल क्या करता है? तो रिकमेंड करता है टैक्स रेट में, जीएसटी रूल में रिकमेंडेशन देगा कि जीएसटी के संबंध में क्या नियम होने चाहिए। ओवरऑल जीएसटी सिस्टम किस तरह से काम करेगा, जीएसटी सिस्टम का फंक्शन को किस तरह इम्प्रूव करना है, ये सारा काम जीएसटी काउंसिल का होता है।
अमेंडमेंट टू सेवन शेड्यूल में अमेंडमेंट किया गया। जैसे बहुत सारे टैक्सेस जो इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जाते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से, उसको रिमूव किया गया। जैसे बहुत सारे गुड्स पे आपका वैट लगता था तो उसको हटाकर उसके जगह पर जीएसटी लगेगा। तो इसके लिए 7 शेड्यूल को अमेंडमेंट किया गया। तो ये सारे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेज है। कंक्लूजन पढ़ लेते हैं पूरे टॉपिक का। द 101st अमेंडमेंट वाज नेसेसरी टू इम्प्लीमेंट जीएसटी, क्योंकि इस जीएसटी बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जीएसटी आप इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। ठीक है, अलग अलग स्टेट का अलग अलग था, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के किए बिना आप जीएसटी इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते थे। अब जीएसटी आने से क्या हो गया, बिजनेस करना आसान हो गया, पूरे मार्केट यूनिफाई हो गए, पूरे कंट्री में एक सिंगल टैक्स स्ट्रक्चर हो गया, जिससे टैक्सेशन करना भी आसान हो गया। तो बिना कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का जीएसटी इम्प्लीमेंट करना, जीएसटी इंट्रोड्यूस करना मुश्किल था, इसके बिना हो ही नहीं पाता। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का जरूरत था, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करोगे तभी आप जीएसटी इंट्रोड्यूस कर सकते हो, जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। विदाउट इसके जीएसटी की कल्पना की ही नहीं जा सकती। नेक्स्ट, आर्टिकल 248 ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। तो आर्टिकल 248 गिव्स पार्लियामेंट द पावर टू मेक लॉज ऑन मैटर नॉट लिस्टेड इन द यूनियन और स्टेट लिस्ट। यानी कि दो तरह का लिस्ट है, यूनियन लिस्ट, मान लो ये सेंट्रल गवर्नमेंट इसके संबंध में डिसीजन ले सकता है, पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इसका पावर है, और एक स्टेट लिस्ट। जैसे मान लो पहले क्या था, जीएसटी आने से पहले एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाया, वैट जो है स्टेट गवर्नमेंट लगाए। ठीक है, तो एक यूनियन लिस्ट में आ जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, और स्टेट लिस्ट मतलब आपका जो स्टेट वाला। तो आर्टिकल 248 क्या कहता है कि पार्लियामेंट को यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देती है कि वो ऐसे चीज़ों पे लॉ बना सकता है जो इस लिस्ट में नहीं हो। जैसे कोई नया टैक्स है जो अभी तक कोई भी लिस्ट में नहीं मेंशन है, तो इससे संबंधित लॉ कौन बनाएगा, तो लॉ बनाने का अधिकार किसका है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। इट आल्सो लेट्स पार्लियामेंट इम्पोज न्यू टैक्सेस। ये क्या कर सकती है, पार्लियामेंट को अधिकार देती है कि नया टैक्स भी लगा सकती है, भले ही कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं हो। तो इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जीएसटी से पहले क्या था, सेंटर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट आर्टिकल 248 यूज करती थी जब उसको कोई नया टैक्स इंट्रोड्यूस करना होता था। जैसे मान लो एग्जांपल ले लो सर्विस टैक्स, या वैसा टैक्स जो लिस्ट में कॉन्स्टिट्यूशनल लिस्ट में आपका नहीं है, उसको भी अगर इंट्रोड्यूस करना है, जैसे कोई नया टैक्स आया उसको इंट्रोड्यूस करना है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट इस आर्टिकल का यूज करती थी। लेकिन जीएसटी आने के बाद यानी कि 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बाद आर्टिकल 246A वाज एडेड। तब अब एक ऐड हुआ एक आर्टिकल 246A। इसमें क्या कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट थे दोनों के पास पावर है कि वो जीएसटी लगाए, जीएसटी कलेक्ट करे। और यह जो आर्टिकल 246A है, ये आर्टिकल 248 के ज़रूरत को कम कर दिया। यानी कि अब जीएसटी आ गया, अब जीएसटी आपका टैक्स है, तो जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेज होते थे अलग अलग उसको सब्ज्यूम करके जीएसटी बना दिया गया। तो जीएसटी लॉ डोंट कम अंडर रेसिजुअल पावर, मतलब कि इसके अंदर में नहीं आता है, बट हैव देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस। लेकिन जीएसटी का अपना खुद का प्रोविजंस है, खुद का कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। तो बेसिकली 248 जो है वो आपका न्यू टैक्स स्ट्रक्चर, भले ही यूनियन लिस्ट स्टेट लिस्ट में नहीं हो, गवर्नमेंट के पास सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसके संबंध में वो लॉ बना सकता है। और जीएसटी आने के बाद 246A ऐड किया गया, जिसमें दोनों को पावर दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को जीएसटी के संबंध में वो नियम बना सकते हैं, जीएसटी कलेक्ट कर सकते हैं, जीएसटी लगा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका 248 आर्टिकल का करेंट रोल क्या है, तो इट स्टिल अप्लाई, ये अभी भी लगा है, ये अभी भी अप्लाई होता है नया न्यू टैक्सेस पे, डैट में बी इंट्रोड्यूस इन फ्यूचर, जो मान लो फ्यूचर में आपका इंट्रोड्यूस्ड होगा लेकिन वो जीएसटी कवर्ड में नहीं हो। मान लो कोई नया टैक्स आ रहा है जो जीएसटी में कवर्ड नहीं हो, जीएसटी के अंदर में कवर्ड नहीं हो, तभी आर्टिकल का यूज किया जा सकता है। तो कंक्लूजन क्या है, आर्टिकल 248 इज नाउ लेस रिलेवेंट फॉर इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब उतना इंपॉर्टेंस इसका नहीं है, बट स्टिल इम्पोर्टेंट फॉर एनी न्यू टाइप ऑफ टैक्स। लेकिन जैसे ही कोई नया टैक्स मान लो इंट्रोड्यूस होगा, तब ये आर्टिकल का यूज करके गवर्नमेंट क्या कर सकती है, एक नया टैक्स पे लॉ बना सकती है। तो आर्टिकल 248 आपका क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 249
Article 249 allows Parliament to make laws on subject in the state list if the Rajya Sabha passes a resolution with a 2/3 majority। मतलब कि कोई स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट लिस्ट में मान लो कोई भी टैक्स है, जैसे जो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है कलेक्ट करती है, मान लो वैट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होता है इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग। आर्टिकल 249 सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है कि वह इस वैट संबंधित लॉ बना सकता है, लॉ में चेंजेस करना हो कर सकता है। बस कंडीशन ये है कि राज्यसभा में मेजोरिटी रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी के साथ। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट का, पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स है उसके संबंध में वो क्या कर सकती है, लॉ बना सकती है, चेंजेस कर सकती है। अगर इसमें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट का, कि ये नेशनल इंटरेस्ट में हो। तो सेंट्रल गवर्नमेंट देश हित में कोई स्टेट का पार्टिकुलर सब्जेक्ट जैसे टैक्स, उसके संबंध में वो लॉ बना सकती है। अब जैसे मान लो कोई स्टेट गवर्नमेंट है, मान लो एक टैक्स स्ट्रक्चर मान लो जैसे वैट है और इसको चेंज करने का ज़रूरत है, और ये ऐसा करने से हमारा यह नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए ज़रूरत है, देश हित के लिए ज़रूरत है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर है कि स्टेट गवर्नमेंट का ये जो टैक्स स्ट्रक्चर है इसको चेंज कर सकता है, इसके संबंध में वो लॉ बना सकता है। बस कंडीशन ये है कि राज्यसभा में एक रेजोल्यूशन पास करना होगा 2/3 मेजोरिटी के साथ, और ऑब्जेक्टिव क्या है, तो देश हित में होना चाहिए। जीएसटी से रिलेटेड क्या आता है आर्टिकल 249, तो नॉर्मली स्टेट्स जो रहता है, स्टेट्स कंट्रोल टैक्सेशन ऑन गुड्स एंड सर्विसेज विद इन देयर बॉर्डर। यानी मान लो हर स्टेट का बॉर्डर है, तो जीएसटी अपने बॉर्डर के अंदर ही है, उसी स्टेट में जो भी आपका गुड्स एंड सर्विसेज का कंजम्पशन होगा, सप्लाई होगा, जीएसटी लगाएगा और स्टेट गवर्नमेंट लगाएगा। लेकिन आर्टिकल 249 क्या कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को टेम्पोररी पावर देता है कि स्टेट गवर्नमेंट के, स्टेट का जो जीएसटी का पावर है उस पावर को क्या कर सकते, उस पावर को चेंज कर सकता है, जीएसटी संबंधित, जीएसटी से रिलेटेड लॉ बना सकता है जिस स्टेट में वो प्रभावित हो। तो सीधा सीधी समझो जैसे बिहार है, मान लो अब बिहार में मान लो जीएसटी, मान लो एसजीएसटी बिहार लगाती है और सीजीएसटी कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो हर स्टेट में जहाँ पे सप्लाई होगा जीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट तो लगाएगा ही। अब इसमें क्या होता है कि अगर मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एसजीएसटी में चेंजेस कर सकता है, एसजीएसटी से संबंधित लॉ बना सकता है। ये आर्टिकल 249 है। तो ये बेसिकली टेम्पोररी पावर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो स्टेट गवर्नमेंट का जो टैक्स स्ट्रक्चर है उसमें कुछ चेंजेस कर सकता है, उसमें कुछ मतलब चेंजेस कर सकता है या उससे रिलेटेड लॉ बना सकता है, तो बना सकता है। द रेजोल्यूशन रिमेन्स वैलिड फॉर 1 ईयर, और ये चूँकि यहाँ पे मेजोरिटी 2/3 मेजोरिटी के साथ आया तो 1 ईयर के लिए वैलिड होता है, लेकिन ये आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। देखते ना कोई स्टेट में आपका क्या होता है, राष्ट्रपति शासन लागू हो जाता है, तो कभी कभी कुछ परेशानी हो जाती है किसी स्टेट के साथ, तो लगता है कि देश हित में नहीं है, तो देश हित में क्या किया जा सकता है, वो टैक्स स्ट्रक्चर में चेंजेस करना हो तो कर सकता है। मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर है, ये पावर आर्टिकल 249 प्रोवाइड करता है टैक्सेशन के मामले में। दिस आर्टिकल इंश्योर्स दैट नेशनल इंटरेस्ट इज प्रोटेक्टेड इवन इन एरियाज अंडर स्टेट कंट्रोल। मतलब बेसिकली ये आर्टिकल का यूज, आर्टिकल 249 का यूज करती है सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल इंटरेस्ट में। अगर कोई स्टेट में अगर कोई स्टेट में टैक्स से रिलेटेड लॉ बनाने हो तो बना सकता है, वो स्टेट का टैक्सेशन वो अपने कंट्रोल में रख सकता है। वाइल नॉट डायरेक्टली यूज फॉर जीएसटी, इट कैन हेल्प द सेंटर रेगुलेट जीएसटी इज एक्सेप्शनल केसेज स्टेट्स आर नॉट इन अग्रीमेंट। अगर मान लो जीएसटी इम्प्लीमेंट किया गया, कोई स्टेट गवर्नमेंट अग्री नहीं हो रहा है, तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो उस स्टेट गवर्नमेंट में अपने हिसाब से जीएसटी लॉ लगा सकती है, जीएसटी इम्प्लीमेंट कर सकती है। अब इसमें स्टेट गवर्नमेंट का नहीं चलेगा, क्योंकि ये आर्टिकल 249 सीधे सीधे कहा गया है कि आप अगर अग्री नहीं हो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फुल पावर हो जाता है कि वो क्या करे, स्टेट में जीएसटी को इम्प्लीमेंट कर सकता है, जीएसटी इंट्रोड्यूस कर सकता है, भले ही वो स्टेट अग्री ना हो। नेक्स्ट 250 Article 250 allows Parliament to make laws on any subject in the state list during a national emergency। कभी कभी होता है कि नेशनल इमरजेंसी आती है कंट्री में, तो नेशनल इमरजेंसी के दौरान सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट में किसी भी सब्जेक्ट पे
लॉ बना सकता है। जैसे जीएसटी के संबंध में लॉ बनाना तो बना सकता है। तो इफ़ अ नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड, पार्लियामेंट कैन टेम्पोरली कैन कंट्रोल ओवर जीएसटी। तो जीएसटी का जो कंट्रोल सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के पास है, उसको अपने अपने अंदर में ले सकता है, जीएसटी संबंधित लॉ बना सकता है। इवन इफ दे फॉल अंडर स्टेट जुडिक्शन, भले ही वो स्टेट जुडिक्शन में क्यों नहीं आए, लेकिन जब इमरजेंसी इंड होगा तो फिर वापस पावर स्टेट गवर्नमेंट को रिटर्न किया जाता है। मतलब सीधा सीधा समझो, देश में इमरजेंसी है और जीएसटी का पावर अगर स्टेट गवर्नमेंट के पास है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का अधिकार होता है कि स्टेट गवर्नमेंट का जीएसटी संबंधी जो लॉ बनाने का अधिकार है, जीएसटी लगाने का अधिकार है, वो स्टेट गवर्नमेंट से वो वापस ले लेगा, सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेगा सेंट्रल गवर्नमेंट। और जैसे इमरजेंसी इंड होगा तो वापस सेंट्रल गवर्नमेंट वो पावर स्टेट गवर्नमेंट को लौटा सकती है। तो यही आर्टिकल 250 है, इसको शॉर्ट में देख लो। आर्टिकल 250 इंश्योर्स सेंट्रल कंट्रोल ओवर टैक्सेशन। इमरजेंसी के दौरान नेशनल इंटरेस्ट के लिए, नेशनल स्टेबिलिटी के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर सकती है, टैक्स का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले सकती है, जिसमें जीएसटी भी इंक्लूड है। तो आर्टिकल 250। आर्टिकल 268 सर्टेन ड्यूटी, जैसे स्टाम्प ड्यूटी हो गया या एक्साइज ड्यूटी हो गया, जो मेडिकल या टॉयलेट प्रिपरेशन पे लगाए जाते हैं, कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और उसको कलेक्ट करता है भी सेंट्रल गवर्नमेंट लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट, और कलेक्ट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जीएसटी के रिगार्डिंग क्या है, तो जीएसटी आने के बाद बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सब्ज्यूम्ड हो गया, जिसके कारण आर्टिकल 268 का थोड़ा रोल, उसका काम क्या हो गया, कम हो गया। यानी कि आर्टिकल 268 का थोड़ा सा इंपॉर्टेंस कम हो गया, ज़रूरत कम है जीएसटी के आने के बाद। लेकिन स्टाम्प ड्यूटी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में दे देगा। हाउएवर स्टाम्प ड्यूटी स्टिल एग्जिस्ट अंडर दिस प्रोविजन। लेकिन इस आर्टिकल 268 के अंदर में स्टाम्प ड्यूटी अभी भी है। दे वेयर नॉट सब्ज्यूम्ड अंडर जीएसटी, ये जीएसटी के अंदर में सब्ज्यूम नहीं हुआ। बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे जो जीएसटी के अंदर में सब्ज्यूम्ड हुआ, स्टाम्प ड्यूटी अभी भी अलग से लगता है। सो आर्टिकल 268 मेनली अप्लाइज टू स्टाम्प ड्यूटी नाउ। तो बेसिकली 268 अब यूज होता है स्टाम्प ड्यूटी के लिए। वाइल जीएसटी जो है, जीएसटी हैज रिप्लेस्ड मोस्ट अदर इनडायरेक्ट टैक्स, और जीएसटी बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस को रिप्लेस कर दिया, एक कॉमन टैक्स बन गया आपका। सारे टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस जो सब्ज्यूम्ड होकर जीएसटी में आ गया, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी जीएसटी के अंदर में सब्ज्यूम्ड नहीं हुआ है। तो आर्टिकल 268 बेसिकली क्या है, अभी काम करती है स्टाम्प ड्यूटी से संबंधित, यानी कि बेसिकली अप्लाई होता है स्टाम्प ड्यूटी पे। नेक्स्ट आर्टिकल 270। आर्टिकल 270 क्या है, तो इट डील्स विद टैक्सेस लेविड एंड कलेक्टेड बाय द सेंटर बट शेयर्ड विद द स्टेट्स। जैसे मान लो आईजीएसटी ले लो, आईजीएसटी कौन कलेक्ट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट, और फिर उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करना पड़ेगा, यही आर्टिकल 270। और ये आपका फाइनेंस कमीशंस रिकमेंडेशन के आधार पर आपका है कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट आईजीएसटी कलेक्ट करती है या जीएसटी कलेक्ट करती है, उसको स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर करने हैं। जीएसटी का रिगार्डिंग क्या है, तो जीएसटी इज नाउ इंक्लूडेड। जीएसटी आपका आर्टिकल 260 में, जीएसटी जो है आपका 270 के अंदर में आ जाएगा। सीजीएसटी है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगेगा, तो जितना सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगी उतना ही एसजीएसटी भी लगाया जाएगा, और इसको कौन कलेक्ट करेगा, स्टेट गवर्नमेंट। और आईजीएसटी जब इंटर स्टेट सप्लाई पे लगता है तो इसका कलेक्शन सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, बाद में स्टेट गवर्नमेंट के साथ स्टेट के साथ शेयर्ड हो जाता है। तो आर्टिकल 270 इंश्योर्स फेयर रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो भी जीएसटी लगाया गया उसका फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो सेंट्रल गवर्नमेंट के और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। यही बेसिकली आपका आर्टिकल 270 है। आर्टिकल 271। आर्टिकल 271 क्या कहता है, तो पार्लियामेंट कैन इम्पोज अ सरचार्ज ऑन टैक्सेज, जिसमें जीएसटी आपका छोड़कर, यानी पार्लियामेंट के पास अधिकार है कि वो टैक्सेस पे सरचार्ज लगा सकती है। जैसे इनकम टैक्स, जैसे मान लो इनकम टैक्स पे एक आपका अमाउंट होता है, इतना अमाउंट से अधिक चला गया तो उस पर क्या लगेंगे, सरचार्ज लगेंगे। एंड रेवेन्यू गोज ओनली टू द सेंटर नॉट शेयर विद द स्टेट। सीधा आर्टिकल 271 क्या कहता है कि टैक्स पे सरचार्ज लगाएगा, और ये सरचार्ज कौन लगाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और रेवेन्यू शेयर इसमें नहीं होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, नॉट शेयर्ड विद स्टेट। जीएसटी इम्पैक्ट क्या है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन, नो सरचार्ज कैन बी लेविड ऑन जीएसटी रेवेन्यूज अंडर दिस आर्टिकल। इस आर्टिकल के अंदर में 271 के अंदर में आपका कोई भी सरचार्ज जीएसटी रेवेन्यू पे नहीं लगाए जाएंगे।
surcharge still apply to income tax and other central tax. So Article 271 allows the center to collect extra revenue through surcharge. मतलब टैक्स पे आप सरचार्ज वसूल रहे हो, ये सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, लेकिन जीएसटी पे ये नहीं लगाया जाता। और सेंट्रल गवर्नमेंट सरचार्ज कलेक्ट करेगी और स्टेट गवर्नमेंट के साथ शेयर नहीं होता है, नॉट शेयर्ड विथ स्टेट्स। तो ये आर्टिकल 271। एक है आर्टिकल 366। आर्टिकल 366 क्या है? तो इट प्रोवाइड डिफिनीशन ऑफ की टर्म्स यूज्ड इन कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे कि जीएसटी। एक हो जाएगा आपका सर्विसेज, एक हो जाएगा आपका स्टेट्स। तो जीएसटी, सर्विस और स्टेट, इसका डिफिनीशन आपका आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंग दिया जाता है। रिलेवेंस टू जीएसटी, द 101st अमेंडमेंट एडेड डिफिनीशन फॉर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अंडर आर्टिकल 366(12) क्लैरिफाइड टर्म्स रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड गवर्नेंस। तो आर्टिकल 366(12) के अकॉर्डिंग जीएसटी का डिफिनीशन ये है, इसको आप हमेशा याद रखोगे। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सर्विसेज टैक्स means any tax on supply of goods or services or both except taxes on supply of alcoholic liquor for human consumption, जिसको हम लोग शराब कहेंगे, इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा। Consequently, GST can be levied on supply of all goods and services except alcoholic liquor for human consumption। तो ये आपका डिफिनीशन है 366(12)(a)। तो डिफिनीशन को याद कर लेना। एक और आर्टिकल 366 के अकॉर्डिंग एक डिफिनीशन है आपका सर्विस का। तो सर्विस का डिफिनीशन क्या है, आप लोग चाहो तो लिख लो। सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। सर्विसेज का क्या डिफिनीशन हो गया? सर्विसेज मीन्स एनीथिंग अदर देन गुड्स। और एक होता है स्टेट्स। स्टेट्स का क्या डिफिनीशन होगा? तो स्टेट विथ रेफरेंस टू आर्टिकल्स 246A, 268, 269, 269A and आर्टिकल 279A। इन स्टेट जो है वो रेफरेंस होगा आर्टिकल 246A, 268, 269, 269A, 279A। इंक्लूड्स, इसी में आगे लिखोगे इंक्लूड या इंक्लूड्स ए यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर। स्टेट तो आप लोग समझते ही हो, साथ में यूनियन टेरिटरी भी आ जाएगा विथ लेजिस्लेचर। यूटी जैसे दिल्ली, लद्दाख, ये सब क्या है, यूनियन टेरिटरी में आ जाएगा। तो ये था आपका आर्टिकल 366। नेक्स्ट है आर्टिकल 279A। आर्टिकल 279A वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016। और यह आर्टिकल 279 जो है यह जीएसटी काउंसिल को इस्टेब्लिश करता है, जीएसटी काउंसिल क्रिएट करता है। तो जीएसटी काउंसिल का काम क्या है? तो इंडिया में, पूरे इंडिया में जीएसटी इम्प्लीमेंट, जो रेगुलेशन जीएसटी के संबंध में रेगुलेशन का काम, जीएसटी पे नज़र रखने का काम, ये किसका है? जीएसटी काउंसिल का है। जीएसटी काउंसिल का क्या क्या कंपोजिशन है? तो चेयरपर्सन है। तो चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। मेंबर्स होगा फाइनेंस मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटी यानी यूनियन टेरिटरीज विथ लेजिस्लेचर। और अदर मेंबर्स में आ जाएगा द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस। तो इसको आप याद कर लोगे। जीएसटी काउंसिल का क्या काम है? तो जीएसटी काउंसिल का काम है ये कि बेसिकली गुड्स एंड सर्विसेज पे किस रेट से टैक्स लगेगा वो रिकमेंड करता है। साथ में जीएसटी लॉ में अगर चेंजेस करने हैं तो बताएगा। जीएसटी से रिलेटेड रेगुलेशन का काम ये आपका जीएसटी काउंसिल का है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट पे डिस्प्यूट्स है जीएसटी को लेकर तो उसको रिसॉल्व करेगा। और जीएसटी के फंक्शन को अगर इम्प्रूव करना है तो उसके लिए वो सजेस्ट करेगा। साथ में कौन से स्टेट को रेवेन्यू लॉस के लिए कंपनसेशन करना है इसके लिए प्रोसेस सेट करेगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस के रूप में भी काम करता है। तो डिसीजंस आर मेड बाय अ 3/4 मेजोरिटी यानी कि 3/4।
और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव में दे देता है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, जिसे जीएसटी काउंसिल में क्या होगा, तो डिसीजंस आर मेड बाय अ 3/4 मेजोरिटी। बोर्ड का वेटिंग कैसे होगा, तो 1/3 फॉर सेंट्रल और 2/3 फॉर स्टेट, ये पॉपुलेशन के हिसाब से। कंक्लूजन इसका पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 279A इज क्रिटिकल फॉर कोऑपरेटिव फेडरलिज्म इन जीएसटी। बेसिकली क्या होता है कि जीएसटी काउंसिल, जीएसटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए, जीएसटी को रेगुलेट करने के लिए जीएसटी काउंसिल बनाना, और ये आर्टिकल 279A में मेन रूप से यही है। और जीएसटी काउंसिल बेसिकली क्या करता है, तो इंडिया में किस तरह से जीएसटी सिस्टम काम करेगा, इंडिया में जीएसटी किस तरह से ऑपरेट करेगा, इसके रिगार्डिंग सारा काम, सारा फंक्शन, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी जीएसटी काउंसिल के पास होता है, जीएसटी काउंसिल का होता है। नेक्स्ट, टेस्ट योर नॉलेज। एक्सप्लेन, ये आपका स्टडी मटेरियल का क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स हाउ अ पार्टिकुलर ट्रांजेक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज टैक्स साइमल्टेनियसली अंडर सी जीएसटी एंड एसजीएसटी। आपको एक एग्जाम्पल बताने हैं कि जो जीएसटी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों साथ साथ लगाया जाता है। तो सी जीएसटी एस जीएसटी आपका यूज होगा जब ट्रांजैक्शन या सप्लाई एक ही स्टेट हो, यानी कि इंट्रा स्टेट सप्लाई हो, लोकल सेल हो। तो इसका आंसर कैसे दोगे, एग्जाम्पल के साथ देना है। तो इन द जीएसटी सिस्टम a transaction involves the supply of goods and services within a state is taxed simultaneously on the two component. सेंट्रल गवर्नमेंट CGST लगाएगा और स्टेट गवर्नमेंट SGST लगाएगा। दिस इज डन टू इंश्योर बोथ द सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, जो भी जीएसटी लग रहा है आधा आधा इक्वली वो रेवेन्यू शेयर कर लेगा। एग्जाम्पल इसका है, मान लो बिजनेस, दिल्ली का एक बिजनेसमैन है और दिल्ली के कस्टमर को गुड्स बेच रहा है। गुड्स का वैल्यू है 10,000, जिसपे 9% CGST लगाया गया और 9% SGST लगाया गया, मतलब CGST 900, SGST 900। टोटल जीएसटी कितना कलेक्ट हुआ, 1800, जिसमें से 900 सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा और 900 क्या है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट कर लेगा। अब ये टैक्स साथ साथ क्यों लगाया गया, तो CGST जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कलेक्ट करेगा और सेंट्रल गवर्नमेंट को ही पैसा चाहिए, फंड चाहिए, क्योंकि बहुत सारे सेंट्रल फंक्शन करने होते हैं, उसको केंद्र के पास भी पैसा होना चाहिए सेंट्रल पॉलिसीज़ के लिए, सेंट्रल प्रोग्राम के लिए। SGST है, स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करता है क्योंकि उसको भी फंड चाहिए अपने स्टेट को चलाने के लिए। इसलिए दोनों जीएसटी जो लगाए जाते हैं दोनों साथ साथ लगाएंगे, क्योंकि दोनों को टैक्स, क्योंकि बिना टैक्स का ना स्टेट चलाया जा सकता है और ना आपका सेंट्रल चला सकता है, दोनों को फंड की ज़रूरत है। तो फंड कहाँ से मिलेगा, टैक्स से मिलेगा। और टैक्सेस दो होते हैं इंडिया में, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे इनकम टैक्स है वो डायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा और जीएसटी जो है आपका इनडायरेक्ट टैक्स में आ जाएगा। तो ये था आपका जीएसटी चैप्टर 1, जीएसटी इन इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। तो ये लेक्चर आपका, ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग आएंगे चैप्टर नंबर 2 में। तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहो। लेक्चर समझ में आया तो आप लोग, लेक्चर समझ में आया तो आप लोग क्या करो, इसको रिवाइज, नहीं समझ में आया तो आप लोग इसको फिर से देख लोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।